बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने बुलाया और आप आ भी गए। अ, नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने दोबारा अपने चैनल पे बताया जो है ना मुझे बुलाया। और वैसे तो खैर चलें, ज़िंदगी की मसरूफियात तो चलती रहती हैं, लेकिन बंदा जो है ना वो प्रायोरिटीज़ में टाइम अगर निकालना चाहे तो आपके लिए तो हर वक्त जो है ना टाइम हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। असल में हम आजकल ये देख रहे हैं कि डिफेंस चैनल्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन किसी के पास या तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या वो वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो बना रहा होता है। तो फिर वो उन लोगों से जब डिस्कशन हो भी तो बहुत ऑथेंटिक चीज़ें नहीं पता चल रही होती। तो इसके मुकाबले जब हम आपको देखते हैं तो एक तसल्ली होती है कि भाई ये जो बता रहे हैं कोई आर्टिकल, कोई और चीज़, कोई अपना एक्सपीरियंस, तो वो जब आपके एंड से बात आ जाती है ना हमारे पास, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये बात अब सनद की हैसियत हो गई है इसकी। जज़ाकल्लाह, आप इतनी इज्जत देते हैं। असल में थोड़ा सा वो ऑब्वियसली एक तो मेरा बैकग्राउंड भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल मैंने फाइटर हम्म। पायलट सर्व किया। और दूसरा मुझे मेरे लिए ना ये वो है कि मुझे एक शौक है पढ़ने पढ़ाने का। तो मुझे ये मैंने कोई व्यूज़ के लिए या उसके लिए वो मैंने नहीं ज्वाइन किया था कि मैं जब सोशल मीडिया पे आया तो बेसिकली ना यही है कि अगर आपको थोड़ा सा सेंसेशन डालनी पड़ती है, लोगों ने अगर वो क्लिक बेट करके और अपने थोड़ी रीच बढ़ानी होती है। अगर आपका मकसद है ना एजुकेट करना, जो यूथ है जिनके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बताना, तो फिर आप चीज़ें जो है ना वो टू द पॉइंट और फैक्ट बेस्ड ही रखते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके जितने सवालों के जवाब हैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ मैं फैक्ट बेस्ड दूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सर एक चीज़ जो समझ में या आप ये करेक्ट भी करिएगा कि हमारी ये सोच ठीक है या नहीं है। ये सर हम जितनी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे किसी चीज़ को अगर एक जगह पे हम इंटीग्रेट कर दें, तो ये तो हो जाता है कि उसका कमांड स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ रिस्क फैक्टर भी बढ़ा देती है। कि मिसाल के तौर पे सर मैं इसको थोड़ा कराची के लेवल से लेता हुआ आपसे पूछूं कि हमारा जो इकोनॉमिक सेंटर है वो एक शहर बना हुआ है। अगर इस शहर की जगह कोई 10-12 जगहों पे डिवाइड होता है ये रेवेन्यू मॉडल, तो हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं होता जितना कराची पे अटैक होना भाई हमारे लिए रिस्क बन जाता है ना। तो सर इसी को अगर हम हर चीज में ट्रांसलेट करें, तो अगर हम कोई बड़ा हेड क्वार्टर बनाते हैं एक जगह के ऊपर, तो सर उसको गार्ड हम बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सर उसके साथ ये रिस्क भी आ जाता है कि उस पर अटैक भी तो एक ही दफा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये जो एक रिवर्स इंटीग्रेशन है, इससे जब हम डिसइंटीग्रेशन की तरफ आते हैं तो हमें ये लगता है कि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस में एडवांटेज ये है कि एनिमी के पास फिर पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। उसने इसको भी हिट करना है, एक्स को भी, वाई को भी, जी को भी, ए को भी, बी को भी। इसकी बजाय अगर हम उन सारे सोर्सेज को एक जगह पर ले आए, तो उसको अपनी पूरी एनर्जी सर्व करनी होती है इस एक चीज को डिस्ट्रॉय करने में। अब सर इस चीज को अगर हम लेकर जाएं अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के ऊपर, तो सर मुझे ये लगता है कि उस पूरी प्रेजेंटेशन में भी जो पिछले साल हम लोगों ने 2024 में मई में जब दी थी, कि सर एक जो सबसे ज्यादा हाईली वर्नरेबल सोर्स थी वो ये थी, वो जो एक जहाज हमारा घूम रहा था एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में और हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, हमें गाइडेंस दे रहा था। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें जितने फंक्शंस हैं जो आप भी बताते हैं, बहुत सारे फंक्शंस मिलके वो एक पूरा सूट बनता है, उसको हम छोटे छोटे जहाज़ों में, ड्रोन्स में डिवाइड कर दें। नहीं, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया। मैं ना इसको थोड़ा सा जो है वो दो तीन पार्ट्स में करूंगा। सबसे पहले तो देखें जो ये आपने कहा है ना कि ज़्यादातर एसेट्स हों, ये तो अब हो रहा है। ड्रोन्स भी आ रहे हैं, उसके अलावा छोटे मोटे जहाज़ों में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा होता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो बैटरी पावर चाहिए ना, जैसे वो आपने जिसकी बात की ना एवैक्स की, एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, या जो एसओजे है जो स्टैंड ऑफ जैमर है, वो होते हैं बड़े जहाज़। उनकी पावर आउटपुट ज़्यादा होती है। अगर मैं वो छोटे छोटे करूँगा ना तो उनका फिर सिग्नल और रेंज जो है वो वीक हो जाएगी। तो एक तरफ जहाँ आपको फ़ायदा हो रहा होता है ना, वहाँ फिर कुछ ना कुछ नुकसान भी हो रहा था। तो आपने प्रोज एंड कॉन्स जो है ना उनको वे करना होता है कि क्या चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ायदा दे रही है और क्या चीज़ नुकसान दे रही है। ठीक
ठीक है। तो ये एक तो जो मैश बन रहा है ना कि ज़्यादा सारे सेंसर्स और शूटर्स हों, जो ग्राउंड बेस्ड जैमर्स हैं वो भी मोबाइल बन रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ये नेस्ट ऐप में अपना बनाती है, कराची में नेस्ट ऐप सिलिकॉन है शारा फैसल के ऊपर, यहाँ पे नेस्ट ऐप अल्फ़ा है। तो आपका बेसिकली जो है ना ग्राउंड बेस्ड जैमर वो अब मोबाइल हो गया है कि आपने एक गाड़ी पे लगाया और आप उसको कहीं भी ले गए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो आप छोटा छोटा करके उसको डिस्पर्स करते हैं ना, तो डिस्पर्सल ऑफ एसिड्स के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसका फिर डाउन साइड भी तो है कि वो फिर उसकी पावर भी कम होगी, उसकी रेंज भी कम होगी, उसकी आउटपुट भी कम होगी। तो ये आपने ना वे करना होता है। अब हमने जब देखा कि अच्छा यार हमने छोटे छोटे बहुत सारे एसेट्स बना लिए, लेकिन हमें एक बड़ा जहाज़ भी चाहिए जो एसओजे या वैक्स जो आपको इनको हम कहते हैं हवा, हाई वैल्यू HVAA, हाई वैल्यू एयरबॉर्न एसिड। तो आपका जो रिफ्यूलर है, आपका जो एवैक्स है, आपका जो एसओजे है, ये बेसिकली आपके हवा होते हैं। तो आपने स्पेशल स्ट्रेटजी बनानी होती है कि एक तो आप इनको दूर रखें एनिमी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंडिया का वो बॉर्डर से उस तरफ उनके जहाज़ हैं, दरमियान में बॉर्डर है, फिर इधर पूरी वॉल बन जाती है फाइटर्स की, J-10C, F-16, J-17, उनके पीछे होता है आपका हवा या आपका जो वो है ये जो ऐसे कह सर सकते हैं इसको। 2000 था। हाँ, काइंडली इसको म्यूट कर लें, शायद मुझे आई डोंट नो यहाँ से शोर आ रहा है या वो कोई बैकग्राउंड में, आई थिंक ऑडियो में उसमें। अच्छा चले, मे भी शायद मेरा इशू। अरे नहीं हो, वो हवा जो है ना उसकी वजह से आपने उसको दूर रखना था। फिर आपने जो जहाज़ होते हैं, कैप होती है हवा कैप, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, आपने उसको कहना होता है कि भाई तुम्हारा काम है कि तुमने इसको बचाना है, ठीक है। फिर जैसे आपने अब इकोनॉमिक हब्स की बात की, अब इसमें दोनों साइडों पे, अब कराची अगर हमारा है तो मुंबई उनका भी तो है ना। तो एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट के अंदर तो आपने कर लिया कि अगर उनके एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो अब तो मतलब 200 किलोमीटर प्लस के ऊपर PL-15 की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। फिर आपने PL-16 की रेंज है 300 किलोमीटर, PL-17 की क्लेम जो है वो 400 to 500 है। तो एक तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, फिर तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये एनिमी के लिए भी है कि अगर वो मेरे उसके ऊपर खुदा न खास्ता कोई मिसाइल मारता है, ठीक है, तो मेरे पास भी ये ऑप्शन है कि मैं भी उसके ऊपर मारूं। तो जो एयर टू एयर इंगेजमेंट है वो तो अब इतनी लॉन्ग रेंज हो गई है जो स्टैंड ऑफ वेपन्स और BVR की वजह से, कि आपको एयर स्पेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान के जहाज़ उनकी एयर स्पेस में नहीं गए, उनके जहाज़ हमारी एयर स्पेस में नहीं आए, लेकिन अब 300, 400, 500 किलोमीटर के ऊपर ना एयर टू ग्राउंड में भी और एयर टू एयर में भी वेपन्स की रेंजेस हो गई हैं। तो अब हमारा तैमूर का माशाल्लाह भी आपने कराची में देखा होगा, उन्होंने नेवी ने भी किया है, उससे पहले एयरफोर्स ने भी किया था, उसकी 600 किलोमीटर रेंज है। फतेह 4 है, उसकी 750 किलोमीटर रेंज है। फतेह 5 की इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड 1000 किलोमीटर रेंज है। तो ये बेसिकली जो रेंजेस है ना वो अब बहुत बढ़ गई हैं। तो ओवरऑल आपका मैं इसको अगर मैं कंक्लूड करूं कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान हैं, इकट्ठे होने का, इकोनॉमिक हब का भी और मिलिट्री वाले का भी, कि आपके पास जो है ना वो एसेट्स सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे 65 में हमने उधर पठानकोट स्ट्राइक की थी कि उनके सारे MiG-21 जो है वो लाइन में खड़े हुए थे, तो आपने सारे जहाज़ इकट्ठे तबाह कर दिए। तो ये आपने ना वे करना होता है हर स्ट्रेटजी में कि अच्छा यार प्रोज एंड कॉन्स डिस्पर्सल के ज़्यादा हैं, ठीक है, या बड़ा एसेट बनाने के, ठीक है, छोटी छोटी नोड्स की बजाय एक ही बड़ा सिस्टम बनाने के, और सारे के सारे जो है वो ऑफिसेज या इकोनॉमिक या मिलिट्री की चीज़ें एक ही जगह रखने पे, ठीक है, इसमें ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो जैसे मैंने कहा कि हम अपने उसमें देख रहे हैं ना, लेकिन हमें फिर डिटेरेंस में ये होता है कि अच्छा अब कराची का तो कुछ नहीं हो सकता, अब कराची जितना बड़ा शहर है उसमें से आप क्या क्या निकालेंगे, पोर्ट वहीं रखनी है, नेवी ने वहीं रहना है। लेकिन फिर आप एनिमी को डिटर इस तरह करते हैं कि अच्छा फिर तुम्हारे भी तो है ना, कांडला है, ठीक है, और वादी नार है, मुंबई है, उसके अलावा भी फिर अगर आप, अब तो माशाल्लाह हमारे पास नई हंगोर क्लास सबमरीन्स आ रही हैं, पहली पाकिस्तान चाइना से पहुंच गई है। तो अगर आप बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन्स ले जाते हैं और उनके अंदर जो बाबर हैं मिसाइल्स, और उसके अलावा भी जो आपके सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, तो कलकत्ता और उस तरह वो भी अब आपकी रेंज में आ गई हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आप इसको वे करके कि क्या चीज़ है, तो अपने अपने फ़ायदे होते हैं, अपने अपने नुकसान होते हैं, बड़ी चीज़ों के भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो वो अपने सिचुएशन के मुताबिक आपने डिसाइड करना होता है कि विच इज़ द बेटर वे टू गो। लेकिन आपका जो वो था ना कि एक बड़े जहाज़ की बजाय आप छोटे छोटे रखें, तो वो भी हैं, लेकिन उनकी फिर अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी रेंज कम हो जाएगी, और फिर उनकी वो आपस में जैसे आपको नोड्स बनानी पड़ेंगी। फिर कोई एक दरमियान में नोड टूट गई, जैसे मैंने 4-5 ड्रोन्स उड़ा रहा हूँ ना मैं, तो वो एक इसको बता रहा है, दूसरा इसको बता रहा है, तीसरा इसको बता रहा है, तो अब दरमियान में से अगर कोई खुदा न खास्ता एक हिट हो जाता है या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिर जाता है और मेरा वो जो कनेक्शन फॉरन टूट जाता है,
ठीक है, तो वो मेरी सारी की सारी वो जो पूरी चेन है ना, वो हम्म। कट हो जाएगी, मुझे फिर उसका भी बैकअप देना पड़ेगा। तो इस तरह थोड़ा सा ना आपने वे करके चलना होता है अपनी ऑप्शंस को। सर इसमें एक ज़मनी सवाल ये है कि जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं इसके अंदर भी आपने बताया एक्टिव ईसा रेडार लगा हुआ होता है। सर कोई ऐसा इंटरकनेक्शन होता है कि ये सारे मिलके एक ऐसा मैश बना दें कि जो एक पायलट को बाकी सारे जहाज़ों की सिचुएशनल अवेयरनेस पता चल रही हो? नहीं, ये तो आपने अगेन बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, और यही तो वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का जो 7 मई 2025 का उनका ऑपरेशन सिंदूर था, और हमने फिर इसको ज़रब करार का नाम दिया, ओवरऑल मार्का हक। और फिर 10 मई को तो बुनियाद महसूस हुआ था, मैं अभी वो 7 मई वाली रात की बात कर रहा हूँ। उसमें जो साइलेंट किल हम्म। चेन हुई थी ना, उसमें बिल्कुल यही था कि आपके जितने भी हैं ना, इसको हम कहते हैं सेंसर्स और शूटर्स की किल चेन। तो सेंसर्स ने देखना है, ठीक है, कि एनिमी आ रहा है, और शूटर्स ने उनको शूट करना है। अब एक ही जहाज है J-10C, उसके अंदर एक्टिविसा रेडार भी है, उसके अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी स्वीट है, जैसे राफेल में भी स्पेक्ट्रा है। तो आजकल सारे मॉडर्न जहाज़ों में ये होता है। लेकिन उनका प्रॉब्लम यही था कि उनका राफेल और Su-30 MKI आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे थे। और मेरा जो है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लिंक 17 या जो एक इंटीग्रेशन हुई है ना आपकी पाकनेट स्काई गार्ड, जो भी आप उसको नाम दे लें, तो लिंक 16 जो है ना F-16s, वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, कि जो फाइटर F-16 देख रहा है ना, वो डायरेक्टली J-10C से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि लिंक 16 का भी मेरे पास सोर्स कोड नहीं है। ठीक है, नहीं है। लेकिन वो मैं डायरेक्टली तो नहीं तो इनडायरेक्टली ना, कि वो किसी ग्राउंड बेस्ड को या अपना वो जो सैप 2000 है उसको मैं दूं डाटा लिंक 16 का, और वो फिर उसको कन्वर्ट करके दोबारा से इनक्रिप्ट करके लिंक 17 पे आगे भेज दे। दो टर्मिनल लगा के ना, तो एक लिंक 16 का एक लिंक 17 का है, तो उसमें थोड़ा सा लेटेंसी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा डाटा लॉस भी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना, उसमें लिंक 16 और लिंक 17 दोनों इकट्ठे काम करना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो लिंक 17 है, जिस तरह आपने बात की कि JF-17 है, मेरे ग्राउंड बेस्ड रेडार्स हैं, मेरा जो एवैक्स है, मेरा जो ग्राउंड बेस्ड जैमर्स हैं, जो फाइटर्स हैं सारे, वो तो इसी तरह है कि मेरा रेडार ऑफ किया हुआ है मैंने अपने J-10C का जो शूटर है, कि मैं साइलेंट मोड में एमिशंस कंट्रोल में जा रहा हूँ, ताकि उसके जो RWR है, रेडार वार्निंग रिसीवर, उसको मैं हम्म। ट्रिगर ना करूं। तो मैं बिल्कुल ब्लाइंडली जो है ना, ये J-10C का पायलट जा रहा है, उसने अपना रेडार भी ऑफ किया हुआ है, रेडियो भी बंद है, लेकिन डाटा लिंक के जरिए, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, कि मेरे किसी और फाइटर ने या किसी और एवैक्स ने या किसी ग्राउंड बेस्ड जैमर ने या सेटेलाइट बेस्ड एसेट ने टारगेट को देखा, हम्म। और उसने वो कोऑर्डिनेट्स फौरन रियल टाइम में विद इन अ माइक्रो सेकेंड इस J-10C को पास कर दिया कि भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो राफेल, बट ट्रस्ट मी वहां पे है, तो ब्लाइंडली PL-15 फायर कर दो। तो उसने सही। उसके डाटा के ऊपर अपना PL-15 फायर कर दिया। तो ये बेसिकली हम्म। है, ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और यही तो इंटीग्रेशन और नेटवर्किंग का जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है ना, इसी का हमें एडवांटेज है कि हमने ये अचीव कर ली। इंडियंस जो हैं वो बिकॉज के उनके, जैसे मैंने कहा कि वो एक सिस्टम यहाँ से लिया रशिया से, एक फ्रांस से लिया, एक अमेरिका से लिया, उनके पास सोर्स कोड नहीं है। राफेल का जो हम्म। सोर्स कोड उनको अभी भी नहीं मिल रहा, जो वो उनकी 114 हम्म। राफेल की डील पे जा रहे हैं, उसके बगैर आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। जैसे विंडोज़ और वो iOS का है, और वो एप्पल मतलब की नहीं हो सकती। आईफोन, और वो उस तरह करके ना, तो ये एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया है। इंडियंस अभी इसमें हमसे पीछे हैं, बिकॉज उनके जो वेपन सिस्टम्स हैं वो आपस में उस तरह बातचीत नहीं कर सकते जिस तरह हमारे सारे सेंसर शूटर बातें कर रहे हैं। हम्म। सर अब एक सिनेरियो, जैसे एक दफा हमने आपसे एक सवाल पूछा था तो आपने बताया कि वॉर गेमिंग हो रही होती है, और मेरे ख्याल में कोई कनेक्शन का इशू है। मुझे आ रही है आपकी आवाज़? कोई कनेक्शन का इशू आपकी तरफ आ रहा है? अब आ गया मेरे ख्याल में। सर अच्छा, आवाज आ मुझे रही है अब आवाज़ आ आपको? रही थी, लेकिन चलें, हाँ जी जी आ रही है। पहले भी आ रही थी, आप बात कीजिए। हेलो। जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ अच्छा। रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर वो ठीक। एक दफा आपने बताया भी था कि इस तरह की वॉर गेमिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम सिनेरियोज बना रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कि अगर दुश्मन ये करेगा तो हम ये करेंगे। तो माइनस एवेक्स क्या सिनेरियो बनता है एयरफोर्स का? देखिए, एक तो उसमें सबसे पहले जो है ना, जैसे मैंने कहा कि उसके लिए आपने उसको हवा को ना रखना होता है हिफाजत से। ठीक है, तो वो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। फिर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड जो है ना, एक तो ये होता है कि आपके पास, अब पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह 9 सैप 2000 है। ठीक है,
उससे पहले ZDK 3 भी थे, वो भी हम मतलब तीन वो भी अगर मिला लें तो हमारे पास 12 का फ्लीट था। तो अभी चले 9 9 7,000 भी। इंडिया के पास जो है वो सिर्फ 3 फैल्कन है, जो फैल्कन इसराइली उनका जो एवैक्स है ना, ठीक है। और बाकी उन्होंने नेत्रा बनाया है अपना, वो जो इंडिजिनस है, वो इंडिजिनस जो है वो मतलब उसकी वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन चलें वो मिला के भी ना उनके पास अभी 6 हैं। और अब वो नेत्रा मार्क 2 और मज़ीद लेने के लिए वो भी जा रहे हैं, बट इस टाइम पे पाकिस्तान के पास जो नंबर ऑफ़ एवैक्स है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो एक तो आपने स्टैंड बाय इस तरह करके रखा होता है कि अच्छा यार अगर कोई खुदा ना खास्ता वो है ना, तो वो एक ही नहीं होता एवैक्स एट अ टाइम एयरबोर्न। तो आपने दूसरा स्टैंड बाय में रखा होता है कि अच्छा तुमने ये कर लेना है, इसको कवर कर, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एनिमी ने अगर हिट नहीं भी किया तो जहाज़ है उसके अंदर कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना। तो अगर आपने एक ही हम्म। एयरक्राफ्ट वहाँ पे फ्लाई करवा रहे हैं और उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है और वो पायलट जो है ना वो रिकवर करके वहाँ से चला जाता है, तो वो आपका तो वही हुआ गया कि एवैक्स जो है वो चाहे एनिमी ने शूट डाउन किया है चाहे वो खुद वापस चला गया। तो इसके लिए ना बैकअप प्लान बना के रखा होता है कि आपके पास अब 9 एवैक्स हैं और आपने जो है ना वो पाकिस्तान में डिवाइड किया हुआ है कि अच्छा इस एरिया में ये 2 से 3 होंगे, इसमें ये होंगे, इसमें ये होंगे, ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब फिर वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि आप कहें कि अच्छा एक एरिया में आपने कहा था जी कि 2 एवैक्स या 3 एवैक्स होंगे, तो वो तीनों के तीनों ही जो है ना वो खुदा न खास्ता शूट डाउन हो जाएं या तीनों को इमरजेंसी हो जाए, उसके बड़े कम होती हैं जो ऑड्स हैं ना। तो जनरली आपने ना यही बनाया होता है कि अव्वल तो आपने इंशाल्लाह वो वही कि जैसे मैंने बताया कि हवा को हिट नहीं होने देना, आपके जो फाइटर्स हैं ना उन्होंने उसको बचाना है। लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न अगर एक जो है वो आपका एवैक्स रिकवर कर जाता है या खुदा न खास्ता उसको हिट हो जाता है, तो उसके बैकअप के लिए ना आपने बाकियों को फिर वहाँ पे तैयार रखा होता है अपने साथ। सर अब इससे सर एक चीज और ये समझ में आती है कि जो ये एवेक्स होते हैं, ये जब आप अपनी टेरिटरी डिफेंड कर रहे होते हैं तब तो इस्तेमाल हमने देखा भी कि किस तरह हो रहे हैं। सर लेट से अभी तो हमारी डॉक्ट्राइन में नहीं है, हमें किसी जगह जाना है अपनी टेरिटरी छोड़ के, तो सर उसकी उस वक्त भी क्या ये एवेक्स साथ जा रहा होता है, क्योंकि ये तो एक स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट भी है और दूसरी चीजें भी है, या ये कि उस वक्त स्ट्रेटजी फिर किसी और तरह लिंक कर रही होती है इसको? मिसाल के तौर उसमें पे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम ये बना रहे हैं कि हम पाकिस्तान से 3,000 किलोमीटर आगे जा रहे हैं रिफ्यूलिंग करते हुए कोई मिशन करना है, तो अब सर क्या वहां भी ये वैक्स जा रहा होगा, या फिर ये कि वो जो आप कह रहे थे कि अभी तो हमें जरूरत नहीं है J-16 लेने की, फिर इस तरह की चीजें लेनी पड़ेंगी? असल में देखें J-16 तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक है ना, वो एस्कॉर्ट जैमर है। तो जी। एवैक्स तो वो भी नहीं है। तो वो भी नहीं एक है। एक तो इसमें होता ये है कि आपके पास अभी जैसे J-35 है या F-35 है, उनको मिनी एवैक्स कहा जाता है कि उनके अंदर आपने ना इस तरह के सिस्टम्स लगाए हुए हैं कि वो एयरबॉर्न कमांड हम्म। एंड कंट्रोल नोड के तौर पे ना यूज़ हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो छोटे जहाज़ हैं, फाइटर्स हैं, तो वो प्रॉपर जो एवैक्स है उसमें ये होता है कि जैसे अमेरिकन है ना, उनके पास तो E3 सेंट्री और E7 वेज टेल और इस तरह के जहाज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो तो दुनिया में कवर कर लेते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना उसमें डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारे अवैक्स हैं उनमें एरियल रिफ्यूलिंग भी नहीं है, तो मेरे फाइटर्स तो रिफ्यूलिंग कर लेंगे। लेकिन साथ अवैक्स अगर मैं भेज भी रहा हूँ तो वो तो उसका तो फ्यूल एक टाइम पे तो ख़त्म होना ही होना है ना, तो उसने तो वापस मुड़ना ही मुड़ना हम्म। है। उसके लिए हमें फ़ायदा बेसिकली ये होगा कि जो आपकी अब मल्टी डोमेन ऑपरेशन है ना, कि स्पेस, साइबर, AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस तरह की चीज़ें विद स्टेल्थ, कि आपका जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं J-35, उसका एडवांटेज ही ये है कि वो एक तो नेटवर्किंग में भी है, आपके जो सैटेलाइट्स हैं और आपके जो बाकी जो ग्राउंड बेस्ड एसेट्स भी हैं और जो पीछे फाइटर्स भी हैं, तो आप ना लीड ट्रेल में कर लेते हैं कि अच्छा एक J-35 आगे जा रहा है, दूसरा उससे 200-300 किलोमीटर पीछे जा रहा है। अब एनिमी को वो रडार पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जो J-35 है वो जो कुछ भी देख रहा है वो अपने से पिछले वाले फाइटर को, या जो भी पीछे नोड है, जैसे आपने वो पहले बात की थी ना कि एक नोड होगी दरमियान में, वो हम्म। उसको दे रहा है और वो मिल के आपस में ही एक वो बना रहे हैं। अवैक्स आई थिंक पाकिस्तान के सिनेरियो में वो इतना ज़्यादा बाहर लेके जाना अमेरिकन करते हैं, चाइनीज़ भी शायद, वो भी उन्होंने भी अभी KJ-3000 और इस तरह के बना लिए हैं जो जेट पावर्ड अवैक्स हैं। हमारा क्योंकि प्रोपेलर वाला अवैक्स है, प्रोपेलर तो वाला। हाँ उसकी फिर रेंज और उस तरह चीज़ें जो है ना वो लिमिटेड होती हैं। तो पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर आपने कोई ऑफेंसिव करना है तो मेरे ख्याल में उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जब इंशाल्लाह J-35 आ जाएगा ना, तो वो जो आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर हम्म। रहेंगे। आई थिंक आपका ये जो है कि आप J-10C भेज रहे हैं रिफ्यूलर के साथ और अवैक्स के साथ, ये अमेरिकन तो मतलब उनके पास पूरी दुनिया में बेसिस भी हैं और वो मतलब एक बड़ी एयरफोर्स हैं। पाकिस्तान के लिए शायद ये चीज़ जो है ना वो अगर ये डॉक्ट्रिन बनता भी है ना हाइपोथेटिकली, जो आपने कहा कि हमने थोड़ा एग्रेसिव होना है, तो आई थिंक J-35 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। सही सर, अब J-35 की बात आ गई तो हम उस पर बढ़ते हैं कि आपसे हमने ये समझा कि वो एरोडायनेमिक्स क्या होती है जहाज़ों की, और उसकी थ्रस्ट और उससे रिलेटेड इंजन की पावर लिंक कैसे करती है, तो हम जैसे लोग जिनकी फिजिक्स शायद इतनी अच्छी नहीं है उन्हें भी समझ में आ गई।
तो इतनी सलीस जबान में आपने समझा दिया था। तो सर इससे ये सवाल पैदा हुआ कि हम जे F-17 को लेके 4.5 जेन तक तो आ गए हैं, और उसकी एरोडायनेमिक्स जो है वो 455 जेन तक सपोर्ट भी कर रही है। अब जब हम फिफ्थ जनरेशन में जाते हैं तो क्या एरोडायनेमिक्स भी चेंज होती हैं, या सिर्फ रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल ही उस पर लग जाए और उससे रिलेटेड उसके इंजन और दूसरी चीजें हो जाएं तो वो फिफ्थ जन बन जाएगा? नहीं, बहुत ज़बरदस्त आप सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने सही जो है ना उसको जाके पकड़ा है नब्ज से। देखें, जो एरोडायनेमिक्स है ना उसमें आपने एक जहाज़ नॉर्मल, ठीक है, ये मेरे पीछे ये J10C का मॉडल भी पड़ा हुआ है, आगे इसके आगे आपको ये कैनार्ड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम्म। जहाज़ में ना जनरली विंग्स तो होते ही होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। पीछे फिर हम्म। टेल जो है ना, टेल अब मिराज है या इवन तेजस है, वो टेल लेस डेल्टा है कि उसके पास विंग्स तो हैं लेकिन ये कोई और हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, ठीक है। हम्म। जैसे हम्म। F-16 में पीछे टेल है। अच्छा, यही टेल जो है ना इसको आप एलिवेटर को पीछे से अगर आगे लगा देना तो इसको हम कैनार्ड्स कहते हैं, ठीक है। हम्म। सिमिलरली फिर अब क्या होता है, वर्टिकल स्टेबलाइजर जो पीछे रडर होता है सारे जहाज़ों के अंदर। अब ये दो तीन आपकी कंट्रोल सर्फेसेज हैं, एलरॉन्स, रडर, एलिवेटर या कैनार्ड्स वगैरह एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये है, अगेन मतलब सादा, इसमें कोई वो इतनी मुश्किल बात नहीं है कि जितने ज़्यादा इस तरह एंगल्स बन रहे होते हैं ना जहाज़ के अंदर, उतना वहाँ से रडार वेव्स का रिफ्लेक्ट होना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सही। तो अगर मैं एरोडायनेमिकली मैंने एक जहाज़ बनाया है कि यार ये इसके विंग्स हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त लिफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये इसके पीछे मैंने डबल टेल लगा दी, ये टेल इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देगी और इसकी मैनूवरिंग भी अच्छी हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मसला ये है कि जितने ज़्यादा मैं वो राइट एंगल्स या इस तरह की सर्फेसेस बढ़ाता जा रहा हूँ ना, उतना ज़्यादा हम्म। रडार वेव्स के लिए चांस ज़्यादा है कि वो आके टकरा के और उतनी ज़्यादा वो स्ट्रेंथ में वापस चली जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं आरसीएस, रेडार क्रॉस सेक्शन। रेडार जी। क्रॉस सेक्शन में साइज भी अफेक्ट करता है, लेकिन एक बड़े जहाज़ का भी आरसीएस छोटा हो सकता है और एक छोटे जहाज़ का भी आरसीएस बड़ा हो सकता है, ठीक है। मैं अगर सही। उसके ऊपर रेडार रिफ्लेक्टर लगा दूं ना छोटे से जहाज़ के ऊपर, तो उसका हम्म। आरसीएस होता है, हो सकता है शायद 100, 200, 300 हो जाए मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एक बड़े से जहाज़ के ऊपर, मतलब इस तरह की जैसे अब ये J-35 और ये हैं, कि उनकी मैं इस तरह एरोडायनेमिक शेप बना दूं स्ट्रीमलाइनिंग करके कि रडार वेव्स आएँ और वो वापस रिफ्लेक्ट होने की बजाय ऐसे मैं कर्व्ड सरफेसेस बना दूं कि वो टकरा के साइड पे राइट लेफ्ट निकल जाए। तो एरोडायनेमिक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है J-35 में या F-35 या जितने भी, इवन 6th जनरेशन जो भी चाइना ने बनाया J-36, अमेरिका का जो B-2 है या भी B-21 है, वो जो बिल्कुल ऐसे विंग शेप जिसमें वर्टिकल सरफेसेस हैं ही नहीं, है ही तो नहीं। वो उसकी एरोडायनेमिक शेप जो है ना वो उसको स्टेल्थ बनाती है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि अच्छा उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने कंपोजिट मटेरियल्स जो कार्बन वाले वो थोड़े ज़्यादा लगा दें, एल्यूमिनियम और ये आयरन और इस तरह के मेटल्स जो अगेन ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग करते हैं रिफ्लेक्शन, वो कम यूज़ करें, और जो दूसरे लाइट कंपोजिट मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करें। उनका वेट भी कम होता है और उनका आरसीएस भी आपको वो बेहतर दे देते हैं। एंड लास्टली जो सही। आपने कहा था रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की, वो कोटिंग लगा दें कि जो बची खुची रह गई है ना रेडार की एनर्जी, वो उसके अंदर आ जाए। तो अगर आपके कद्दार पास हो जाए। रेडार, हाँ, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं भी है ना, तो भी अब लोग जहाज़ों को, जैसे F-15 है, F-15 का, राफेल का, लोग कहते हैं कि यार इनका आरसीएस कम है, ठीक है। पुराने जो जहाज़ थे MiG-21 है या हमारा जो F-7 है, उसका आरसीएस ज़्यादा है। तो वो आपने केटर, उनमें रैम तो है नहीं, मतलब रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल तो आपने राफेल पे या जो 4.5 जेन है उन पे नहीं लगाया, नहीं लेकिन लगाया। आपने इसी तरह एरोडायनेमिकली और कंपोजिट मटेरियल्स से ना उनका आरसीएस जो पुराने उनसे छोटे जहाज़ थे उनसे भी रिड्यूस कर दिया। तो ये मतलब टू कंक्लूड कि आपने जो सवाल पूछा कि उसमें एरोडायनेमिक का भी होता है, शेप का भी, और फिर उसके बाद रैम का भी और मटेरियल्स का भी। सर इसमें एक चीज ये लग रही है कि जब फिफ्थ जेन में हम जाएंगे तो मैन्यूवरेबिलिटी कम हो जाएगी क्या? ये अगेन इसमें थोड़ा सा ना वो है कि F-22 जो है ना वो 5th जन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मैनूवरेबल है डॉग फाइट के लिए, और जो आपकी शॉर्ट रेंज जिसको आप कॉम्बैट अगर कह लें तो। जो F-35 है वो वैसे तो खैर बहुत मैनूवरेबल है, लेकिन जो उसमें बिल्कुल स्लो स्पीड कॉम्बैट और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, उनमें अभी इनकी एक एक्सरसाइज हुई थी फिनलैंड में। वहाँ पे फिनलैंड के F-18 हैं और अमेरिकन ने F-35 भेजे, ब्रिटिश ने अपने यूरोफाइटर भेजे और फ्रेंच अपने राफेल लेके गए। तो उसकी वीडियो ना वो अवेलेबल है कि वो फ्रेंच एयरक्राफ्ट जो है वो F-18 की भी और वो F-35 की भी शॉट ले रहा है, और वो जो उन्होंने जाना ठीक ठाक मतलब उनको मारा। तो क्लोज कॉम्बैट के अंदर जो स्टेल्थ की जो मैनूवरिंग है ना F-22 को निकाल के, जनरली आप यही कहते हैं कि हाँ वो जो बाकी जहाज़ है ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका जो फोकस है ना, जो एरोडायनेमिक्स है ना, एरो इंजन जो है, ये वही वो जो मैंने पहले कहा था ना कि प्रोज एंड कॉन्स के अंदर के गिव एंड टेक होता है।
तो आप जो भी हम्म। चीज़ लगा रहे हैं ना, कि विंग्स अगर आप डेल्टा बना रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा होगा लेकिन कोई नुकसान भी होगा। तो आपने अपने रोल के मुताबिक, आपने बॉम्बर बनाना है, आपने फाइटर बनाना है, आपने डॉग फाइटर बनाना है, आपने बीवीआर एटसेट्रा अपने फिफ्थ बनाना है, उसमें ना फिर आप प्ले करते हैं इन चीज़ों के साथ। तो जनरली अब जो मॉडर्न फाइटर्स आ रहे हैं ना, उनकी मैनूवरेबिलिटी पे वाकई इतना वो नहीं दिया जाता। F-22 इज़ एन एक्सेप्शन, उसकी मैनूवरेबिलिटी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और रशियंस का भी जो Su-57 है, रशियंस आर वेरी गुड इन दिस मैनूवरिंग, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है कि जो F-35, J-35 और J-20 हैं, उनमें शायद इतना फोकस इस पर रखा ही नहीं गया, क्योंकि वो मैटर भी नहीं करता वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग स्टेल्थ के लिए, जो है ना, कि अगर आपने शॉर्ट रेंज मैनूवरिंग, आपकी स्लो स्पीड मैनूवरिंग जैसी भी है, तो वो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा उसके अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है। सर अब इसी से रिलेटेड सवाल ये था कि आपने एक दफा ये भी बताया था कि अब ये बीवीआर वगैरह की वजह से डॉग फाइट तो तकरीबन खत्म हो गई है। अब सर लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि जब ये स्टेल्थ वर्सेस स्टेल्थ होगा तो एक वक्त वो आएगा कि वो टेक्नोलॉजी इतनी स्टेल्थी हो चुकी होगी कि यही डॉग फाइट दोबारा शुरू हो जाएगी? ये जो है ना, दोबारा से एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा इसमें पॉइंट ये है कि डॉग फाइट को आप क्या कहते हैं। हम आइडियली जो, मतलब मैंने जो बीएफएम की हुई है ना, एसीएम या जो बीएफएम है, हम डॉग फाइट को जो कहते हैं कि गन्स गन्स ओनली, ठीक है। या हम्म। फिर आपका जो टेल एस्पेक्ट मिसाइल होता है ना, कि जिस मिसाइल के अंदर आपने सिर्फ पीछे 1 नॉटिकल माइल और +-30 डिग्री, M9P होता था, M9 पापा जो है, कि वो उसका एक एनवेलप होता है, तो आपने उसके पीछे बैठना होता है 1 to 1.5 नॉटिकल माइल और +-30 डिग्री, ठीक है। तो आप हेड ऑन आते हैं और उसके बाद आपने इस पोजीशन में आना होता है, या आपने उसकी इस तरह गन ट्रैकिंग करनी होती है। तो मेरे लिए डॉग फाइट जो है ना, वो ये है। अब स्टेल्थ वर्सेस स्टेल्थ में रेडार लॉक आपको नहीं आ रहा, तो बीवीआर तो चला गया, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन जो मिसाइल्स हैं ना, अब जो मॉडर्न आईआर मिसाइल्स हैं, उनको हम हॉब्स कहते हैं, हाई ऑफ बोर शूटिंग के। मतलब मैं पहले जब हम इस तरह गुजरते थे ना, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब 90 डिग्री के ऊपर आप शूट कर देते हैं, तो अगर हम आमने सामने आ रहे हैं और वो मेरे 90 डिग्री के ऊपर भी है ना, तो मैं मिसाइल मारूंगा जो PL-10 है, M9X है, अमेरिकन जो साइड वाइंडर है, वो निकलेगा और वो 90 डिग्री पे जाके हिट कर देगा। तो ये डॉग फाइट तो ये भी ना हुई ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम्म। बीवीआर फाइट नहीं होगी, विद इन विजुअल रेंज आईआर वर्सेस आईआर होगी, तो ये तो ठीक है। ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आपका जो है ना, वो अब आईआर मिसाइल्स, और आईआर मिसाइल्स की भी जो अब रेंज है, वो तकरीबन 20 नॉटिकल माइल तक, 30 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको देखें 20-25 किलोमीटर के ऊपर, और आप वहीं से, आपको शॉट अगर आईआर उसका मिल जाए तो आप उसको शूट कर दें। लेकिन तो सर खैर मैं उनका। तो असल में हाँ फ्यूचर जी की जी, तरफ जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे हम इस आईआर सिग्नेचर को भी तो कम कर देंगे। ये मैं इसी पे आने लगा था कि देखें, जो आईआर सिग्नेचर है, वो आपने इतना कम अगर कर दिया कि 25-30 पे नहीं मिलती, तो 4-5 किलोमीटर पे मिल जाएगी। 4-5 हम्म। किलोमीटर पे भी नहीं मिलती, तो जब आप बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, 1 किलोमीटर अपार्ट हैं और बिल्कुल अबीम है, और इनमें आ गया है लो एल, लॉन्च ऑन आफ्टर लॉक। मैंने बगैर लॉक किए ना वो 90 डिग्री पे मार दिया। अब मिसाइल जो है, वो जब आपके पीछे पहुंचेगा ना, तो आपसे लेट से 1 किलोमीटर पीछे पहुंचा है मिसाइल, तो वहां तो उसको आईआर मिल ही जाएगी ना, इंजन लगा हुआ है, मिल ही कुछ ना कुछ जाएगी तो जी वो हाँ। दे ही रहा है, ठीक है। हम्म। तो मुझे बिल्कुल। ये पर्सनली ये लगता है कि जो गन्स ओनली वाली डॉग फाइट है ना, वो तो शायद स्टेल्थ वर्सेस स्टेल्थ में भी अब ना हो, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये है कि बीवीआर वर्सेस बीवीआर की बजाय आईआर वर्सेस आईआर जो है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सर जब हम 6th gen पर जाते हैं तो 5th gen से क्या सिर्फ रेडार क्रॉस सेक्शन रिमूव करते हैं या उसमें कुछ और चीजें भी ऐड होंगी? फिर सर एक बस और चीज भी है कि अब सोचना तो आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, तो क्या हम कोई, अब जैसे सर जब हम 5th gen पे गए तो किसी ने ये सोचा कि रेडार में नजर नहीं आना चाहिए हमें। अब हम 6th gen पे जाने की सोच रहे हैं, तो कोई कोई यहाँ पे कोई 7-8 gen की भी बात चल रही है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। असल में ना, देखें, सोचें तो इंसानों के जहन में वो मतलब 100 साल पहले से आ रही हैं। अभी ये जो B-2 है ना, आपका जो डिज़ाइन, मतलब अमेरिकन का बॉम्बर का जो है, ये इसका एक जहाज़ जर्मन्स ने बनाया था 1944 में, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, होर्टन 229, ठीक है।
वो अब आप गूगल करें ना HO 229, तो वो आपको उसी शेप का, इसी तरह विंग शेप्ड का वो नज़र आएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि उस टाइम जब लोगों ने थियोरेटिकली जो चीज़ें डिमांड की थी ना, जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, चाहे इंजन्स की, चाहे रेडार्स की, चाहे ये जो एवियोनिक्स हैं, ये सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर्स, और मतलब आप 1960s 70s का आज से मुकाबला करें ना, कि अभी हम कैमरा पे बैठ हम्म। के जिस तरह बात कर रहे हैं, तो हम्म। होता ये है कि चीज़ें तो आपके जहन में आती रहती हैं, वो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो बना सकती है या नहीं। जिस तरह मैं अगर एक आइडिया देता हूँ कि जी आप क्वांटम क्लोकिंग कर लें, कि जो स्टेल्थ है ना, एक तो ये वाली है ना आरसीएस, एक है कि अच्छा जी वो मैंने एक वो मूवी में भी देखा था हॉलीवुड की, कि आपने वो क्वांटम शील्ड बना के, तो उसके अंदर से कोई चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती, ना लाइट जा सकती है अंदर और ना कोई और वेव्स जा सकती हैं। अब ये सोच तो मैंने लिया, लेकिन अब मैं किसी को कहूँगा कि यार तू एक मुझे क्वांटम शील्ड जनरेटर बना दे जो मैं अपने जहाज़ में लगा दूँ, वो कहेगा भाई मैं कैसे बनाऊं, मेरे पास तो अभी क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स और इतने पैसे और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स और वो है ही नहीं। तो जो आपकी लिमिटेशंस होती है ना, क्योंकि जो एयर पावर है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। ठीक है। हम्म। तो जो चीज़ भी जिसके जहन में आएगी ना, वहाँ पे अगला मसला आ जाता है प्रैक्टिकलिटी का। तो अभी जो 6 जेन है उसमें जो ऑल एस्पेक्ट है ना स्टेल्थ, एक तो आरसीएस उससे जो आपने जैसे बताया, दूसरा उसके अंदर जो ये डाटा लिंक है ना, कि अभी जो मेरा डाटा लिंक है उसका आप क्या लें कि जो ट्रांसफ़र रेट है, ठीक है, लेट से वो कम है, ठीक है, या उसकी बैंडविड्थ कम है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ, कि अब जैसे हमारी पुरानी जीएसएम और ये टीडीएम है और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती थी ना, कि अच्छा मैं सिर्फ डाटा पास कर सकता हूँ, अब फ्यूचर में हो हम्म। सकता है कि जो 6 जनरेशन है ना, वो मैं अपनी पूरी वीडियो उसको रियल टाइम में, कि 400 किलोमीटर दूर दो जहाज़ हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, जो इसको नज़र आ रहा है ना वो रियल टाइम में अपनी स्क्रीन पे वीडियो और पिक्चर्स और एवरीथिंग वो इसको भी नज़र आ रहा है। तो अभी मैं कोऑर्डिनेट्स और छोटी मोटी चीज़ें तो हम मतलब नेटवर्किंग में ये जो 10001 करके और वो जो सारा इलेक्ट्रॉनिकली कर देते हैं, लेकिन 6 जनरेशन के अंदर जो ये लेवल होगा ना डाटा लिंक का और एवियोनिक्स का और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का, वो 5th जनरेशन से सेंसर फ्यूजन और डाटा फ्यूजन में आगे होगा। जो काइनेटिक या जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ है ना, उसमें सिवाय वो ज़्यादा ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ की, और उसमें जो इंजन्स लगेंगे वो फिर साइक्लिक इंजन्स लग रहे हैं, कि जो उनको कहते हैं एडेप्टिव साइकिल इंजन्स, कि अभी जो आपका इंजन होता है ना, या वो हाई स्पीड के लिए अच्छा होगा या वो लो स्पीड के लिए अच्छा होगा। तो अगर आपने सही। हाइपरसोनिक बनाना है जहाज़, तो जैसे SR-71 था कि 3.5 मार्क तक जाता था, तो आपने इसमें 2 इंजन लगाए, कि पहले जेट इंजन लगाया और फिर रैम जेट इंजन लगाया। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के इंजन बन रहे हैं कि वो एक ही जो इंजन है ना वो आपको ज़ीरो स्पीड से लेके और हाइपरसोनिक स्पीड मार्क 5 तक लेके जा सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें डेफिनेटली आ रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा ना 6 जनरेशन में, वो जो आपकी नॉन काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो उनमें ज़्यादा एडवांस्ड होगा। सर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई फेक आरसीएस जनरेट भी कर रहा हो? ये तो जैमिंग एक्चुअली इसी तरह जो आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ना बेसिकली, कि आपने उसको इतने ज़्यादा टारगेट्स दे दिए कि उसको अपनी रडार स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो नज़र हम्म। आए कि जी आगे से 20 जहाज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको वो नहीं पता कि उन 20 जहाज़ों में से कौन सा असली टारगेट है और कौन सा क्लटर है। तो वो क्लटर के लिए पहले हम वो चैफ एंड फ्लेयर वो चैफ करते थे, तो वो चैफ जो है ना उसमें वो पिन्स होती हैं एल्यूमिनियम की, तो वो उनको लगता था कि ये जो है ना कोई ये यहाँ पे जहाज़ है, वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होके आती थी। अब वो नए जब रेडार्स आते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो वो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स के आप उसको जैम करके या उसको बेसिकली जो है ना वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फीड करके, ठीक है, तो आप दिखाते हैं कि यार वहाँ पे जो है ना वो इतने ज़्यादा जहाज़ हैं। तो उसमें मतलब आरसीएस और ये चीज़ें मिला के ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये इस तरह आ जाता है कि आप फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं एनिमी रेडार को। अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। एक कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि हमने ये बताया मई के कॉन्फ्लिक्ट में कि हमने उनके 2S-400 की जो बैटरियां थी उनको तबाह कर दिया था, और उसके बाद हमारे जो फाइटर प्लेन्स थे वो घूम रहे थे उनके पूरी एनिमी टेरिटरी के अंदर। तो क्या सर वो सिर्फ इस पे ही डिपेंडेंट होके बैठे हुए थे? अच्छा, मैं वही जो आपने क्वेश्चन किया था मैं उसका जवाब वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जी जी। मैं आपको बता रहा था कि अच्छा जो फाइटर्स हैं ना वो तो नहीं गए, हमारे भी उस साइड पे नहीं गए, उनके भी साइड पे नहीं आए। जो ड्रोन्स हैं ना, कि मतलब उनके भी जो ड्रोन्स वो हेरप पर वो भेज रहे थे और हमने भी भेजे, तो वो यहाँ से न्यू दिल्ली तक भी गए और उसके अलावा भी वो इंडिया के अंदर फिरते रहे। लेकिन इशू ये होता है कि एक तो देखें जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जो सैम्स है सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको हम कहते हैं IADS, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंज के जो है ना मिसाइल्स होते हैं। तो जो S-400 है ना,
जो आपका हाई मैड्स है, हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी रेंज होती है सबसे ज़्यादा। तो थियोरेटिकली जो उसकी रेंज है वो है जी 400 किलोमीटर तक है। प्रैक्टिकली वो मतलब 300 ऑपरेशनल रेंज आप तकरीबन 300 कर लेंगे, 300 का आप सर्कल बना लेंगे, वो 300 तक वो हिट कर सकता है। उसके बाद जो आगे होंगे ना लो मैड्स, लो टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी रेंज होती है लेट से 100 किलोमीटर तक। तो पहला ने 300 तक मार सकता है। अब अगर वो 300 वाला फॉर एग्जांपल अगर हिट हो गया ना, तो अगला जो है कि अगर मैं उसके 200 किलोमीटर तक चला जाऊंगा या 150 तक चला जाऊंगा तो उसकी रेंज ही नहीं है। तो हैं तो उनके पास मल्टीपल। स्पाइडर भी है जो इजरायली सैम है, जिससे उन्होंने 2019 में ना अपना वो जो MI-17 मारा था, जो फ्रेंडली फायर से फ्रेट्रिसाइड जो है वो उन्होंने श्रीनगर के ऊपर, तो वो स्पाइडर भी है, आकाश भी है, बरकेट भी है, इस तरह के ना उनके पास रशियन और भी हैं, टॉर और इस तरह के जो पुराने SS6 और S8 टाइप के होते थे। लेकिन जो रेंज है ना सबसे ज़्यादा वो है S400 की। तो वो अगर हिट हो जाए तो उसके बाद जो शॉर्ट रेंज या जो लो रेंज वाले हैं वो तो हैं। जो हाई रेंज आपके है ना, जो हाई ऑल्टीट्यूड और हाई रेंज वाले, वो उनके पास S400 के लेवल का और कोई नहीं है। तो सर क्या हमारे ड्रोन ज्यादा ऊपर उड़ रहे थे जो वो कैच नहीं कर सके या क्या था? नहीं, ड्रोन्स बेसिकली जो ये ज़्यादातर लो लेवल पे ही रहते हैं, इसीलिए उनका वो उनको डिटेक्ट करना भी जो है ना, वो उनके भी जो ड्रोन्स यहाँ पे आए थे तो कुछ लोगों ने पूछा कि जी देखिए पिंडी तक पहुँच गया, ठीक है। तो वो होता ही ये है कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना वो हर जगह नहीं लगा होता। तो अगर वो बॉर्डर से आ रहा है 5000 फुट पे तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं से गुजर के तो आपके शहर के करीब, लेकिन जब वो करीब आ जाता है ना तो आप उसको, आपका एयर डिफेंस सिस्टम जैसे लाहौर में लगा हुआ है तो अगर वो लाहौर के करीब से बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन आप ऑब्वियसली एनिमी के पास होता है कि अच्छा आपने कहीं पे आपका हाई लेवल रडार है, कहीं पे लो लेवल रडार है। अब जो लो लेवल रडार है उसकी रेंज कम होती है, हाई लेवल की ज़्यादा होती है। तो हमें भी उनका पता है, ऑब्वियसली उनको हमारा आई एम श्योर पता होगा कि अच्छा ये रडार है, ये हाई लेवल का है, इसमें हाई लेवल से जो भी चीज़ आएगी ना बॉर्डर क्रॉस करेगी वो पकड़ी जाएगी। लेकिन ये लो लेवल है, इसकी रेंज कम है, तो ये अगर इसके आप राइट लेफ्ट से गुजरेंगे ना, ठीक है, तो ये उसको उस टाइम पे नहीं पकड़ सकता, ये थोड़ा आगे जाके पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह जो ड्रोन्स है ना उनको मतलब सिटीज़ तक पहुंचाना, अगर आप एग्जैक्ट पाथ वो बना लेना तो वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन उसका कोई ड्रोन कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटजिक मतलब उसका इम्पैक्ट होता नहीं है। मेनली जो बड़े फाइटर्स हैं या बॉम्बर्स हैं या जो मिसाइल्स हैं वो आराम से पिक हो जाते हैं। वो मतलब दोनों साइड्स के ऊपर उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे S400 का मैंने बताया कि बड़ा कैपेबल सिस्टम है, थ्योरेटिकली 600 किलोमीटर डिटेक्शन रेंज है। तो उसको अगर आपने हिट कर दिया तो फिर उसके बाद उस रेंज का उनके पास और कुछ नहीं है। सही। तो सर यानी हमारे पास भी जो मेजर डिपेंडेंसी हुई फिर हमारी HQ9B पे ही हुई। एग्जैक्टली जो हाई मैड्स है हमारे पास वो सिर्फ HQ9 ही है। जो उसके बाद जो है ना वो HQ16 है, स्पाडा है, वो आपके जो है ना वो लो मैड्स और शोराइड्स में आते हैं, LY80 है। तो आपका जो हाई मैड्स है वो HQ9 ही है। उसकी कुछ बैटरीज जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैं, कुछ जो है वो आर्मी एयर डिफेंस के पास हैं। अभी HQ19 की बातें चल रही हैं, खैर वो आई डोंट नो J35 के साथ वो कहते हैं जी KJ500 और HQ19 इज़ अ वेरी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड भी है। तो वो अगर आ जाएगा तो देन दैट विल बी योर बेस्ट सिस्टम। सर लेकिन वो जो एंटी बैलिस्टिक होता है क्या वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को कर रहा होता है या वो क्रूज मिसाइल के लिए भी उतना ही इफेक्टिव होता है? नहीं, वो तो उसके मतलब जनरली आप कहते हैं एंटी बैलिस्टिक है क्योंकि वो बैलिस्टिक्स जो है ना वो सबसे बड़ा थ्रेट आपका वही होता है। उसमें होता ही है कि वो क्योंकि महंगा इतना ज़्यादा होता है, जैसे अभी इंडियंस भी कहते हैं ना इतने ब्रह्मोस मार देंगे, इतने ये वो जो S400 मार देंगे। आजकल जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स और ये इवन सैम्स भी, उनकी जो प्राइस रेंज है कि वो 5 जो है ना 6 लाख मतलब डॉलर्स, ठीक है, तकरीबन 0.5 मिलियन 0.6 मिलियन से शुरू होके, और जो इवन थर्ड और इस तरह के जो है ना अमेरिकन जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, उनकी 6-7 मिलियन डॉलर तक भी जाती है। तो ये एक्चुअली आपको, आप जिसको कहते हैं ना कि वारा नहीं खाता, कि इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, कि वहाँ से कोई भी चीज़ जो आ रही है ना उसके ऊपर मैं अपना HQ9 या HQ19 मार दूँ। तो वो आपने बड़ा ध्यान से देखना होता है कि ये ड्रोन है या ये है या ये कहाँ जा रहा है, ये किस एरिया में हिट हो सकता है। वो वैसे ही आपने उसको जो सॉफ्ट किल से ही स्पूफिंग करके और जैमिंग करके आप उसको अपने टारगेट से हटा के वो किसी और खुली जगह पे जाके गिर जाए और कोई नुकसान ना करे। तो आपकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो बेसिकली यही होती है कि यार जो टारगेट आ रहा है ना उसी के हिसाब से चीज़ मारो। ऐसा ना हो कि 50,000 रुपये की चीज़ के ऊपर 10-15 लाख की चीज़ मार के तो वो तो फिर आपका नुकसान हो गया ना। तो वो HQ19 कर सबको लेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम उसको अगर लेके लगाएंगे तो ये हमारे जहन में होगा कि यार इसको ऐसे एसिड्स के खिलाफ ही यूज़ करना है, ठीक है, जो हमें मतलब वाकई इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो। हर चीज़ जो वहाँ से आ रही है उस पर आप HQ19 नहीं चला सकते।
ठीक है सर, यही आज के कुछ सवालात थे हमारे। आपने बहुत तशफ़्फ़ुई बख्श जवाबात दिए, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच जी। बस आप इंशाल्लाह दोबारा कोई प्रोग्राम बनाए आने का, तो फिर मुलाकात भी होगी। ज़रूर और सर, है अभी तो जज़ाकल्लाह। जुलाई में इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।